हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेज ऑफिशियल में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत के विश्व विरासत स्थलों के बारे में। जितने भी भारतीय स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं उन सभी के बारे में इस क्लास में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को जो विश्व विरासत सूची में शामिल करती है, मतलब जो स्थलों को विश्व विरासत सूची का दर्जा देती है, वो संस्था कौन सी है? यूनेस्को। और यूनेस्को का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम हो गया। तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। स्थापना होती है इसकी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1945 को। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं आंद्रे अजोले, जो कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। प्रथम अध्यक्ष हैं इसके जूलियन हक्सले। रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि यूनेस्को के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जूलियन हक्सले। तो ये आपको याद रखना है। और यूनेस्को के अंदर भारत शामिल होता है 1946 में। यूनेस्को में भारत कब शामिल हुआ? 1946 में। अब जानते हैं कि विश्व धरोहर स्थल क्या होता है? एक ऐसा विशेष क्षेत्र या स्थान जिसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण उस स्थान का चयन यूनेस्को की समिति के द्वारा किया जाता है। तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? विश्व धरोहर स्थल या विश्व विरासत स्थल। तो ये आपको याद रखना है। अब शुरू करते हैं कि भारत के कुल कितने विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। तो टोटल भारत के 40 स्थल हैं जो यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं। तो कितने स्थलों को शामिल किया गया है? 40 स्थलों को। इनमें से आपको याद रखना है 32 तो कैसे हैं? 32 तो सांस्कृतिक हैं, 7 इसके अंदर प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। तो टोटल कितने स्थलों को शामिल किया गया है यूनेस्को सूची में? 40। ये आपको याद रखना है। 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। तो ये आपको याद रखना है। अब सबसे पहले शामिल किया गया था आगरा का किला 1983 के अंदर। तो आगरा का किला कहाँ पे है? आगरा उत्तर प्रदेश में है। यूनेस्को में शामिल होता है 1983 के अंदर। यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर ने इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। आगरे के किले का निर्माण 8वीं 9वीं शताब्दी में करवा दिया गया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? मुगल बादशाह अकबर के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया है। तो पहली साइट कौन सी हो जाएगी जो यूनेस्को सूची में शामिल हुई थी? वो हो जाएगी आगरे का किला। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में सेकंड है ताजमहल। दूसरा स्थल कौन सा है? ताजमहल। और ताजमहल भी कब शामिल होता है? 1983 के अंदर। ताजमहल है आगरा उत्तर प्रदेश में और इसका निर्माण 1653 में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। इसका निर्माण शुरू होता है 1631 के अंदर और निर्माण कार्य पूरा होता है 1653 में। तो ये आपको याद रखना है। और इसके निर्माण में कुल कितना समय लगता है? 22 वर्ष। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का डिज़ाइन तैयार करने वाले उसके आर्किटेक्चर या वास्तुकार थे। ये भी आपको याद रखना है। तो ताजमहल के वास्तुकार कौन हो गए? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को शामिल किया गया था 1983 के अंदर। आगरा उत्तर प्रदेश में है और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? शाहजहां के द्वारा। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद में तीसरा है अजंता की गुफाएं। और अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। यूनेस्को में शामिल होती हैं 1983 के अंदर। यूनेस्को में अजंता की गुफाओं को कब शामिल किया गया था? 1983 में। अजंता जिन्हें कोई नहीं जानता, उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गुप्त शासकों के द्वारा। जिन्हें कोई नहीं जानता, गुप्त। इससे रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हो कि अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गुप्त शासकों के द्वारा अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। और अजंता की गुफाओं में कुल गुफाएं कितनी हैं? 29 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाओं में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 29। और सभी बौद्ध गुफाएं हैं। मतलब जितनी भी गुफाएं बनी हुई हैं वो सारी की सारी बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद में है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं भी कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र के अंदर। एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं?
महाराष्ट्र के अंदर यूनेस्को में शामिल होती हैं 1983 के अंदर। एलोरा की गुफाएं यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1983 के अंदर। और इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। इसमें कुल 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 17 हिंदू गुफाएं हैं और 30 से 34 5 जैन गुफाएं हैं। तो बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों से संबंधित इसके अंदर गुफाएं बनी हुई हैं। ये आपको याद रखना है। इसका क्रम भी आपको याद रखना है कि 1 से 12 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 17 हिंदू गुफाएं हैं और 30 से 34 5 जैन गुफाएं हैं। ये आपको अच्छे से याद रखनी है। तो 1983 के अंदर कितनी साइटों को शामिल किया गया था? 4। कौन कौन सी? आगरा का किला, ताजमहल, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है? पुरी उड़ीसा में। पुरी उड़ीसा के अंदर कोणार्क सूर्य मंदिर है। तो ये आपको याद रखना है। यूनेस्को में शामिल होता है 1984 के अंदर। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1984 में। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया? गंग वंश के शासकों द्वारा करवाया गया। और इसमें किस राजा के द्वारा करवाया गया? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। आरबीआई द्वारा 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर चित्रित किया गया है। तो मतलब जो नए वाला 10 का नोट है इसके पीछे किसका चित्र बना हुआ है? 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है महाबलीपुरम के स्मारक। महाबलीपुरम के स्मारक को यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाता है 1984 के अंदर। महाबलीपुरम के स्मारकों को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 1984 में। और ये कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में यूनेस्को में शामिल होते हैं 1984 में। इनका निर्माण 8वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो महाबलीपुरम के स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। इसमें कुल 7 रथ हैं, जिनमें सबसे बड़ा रथ तो धर्मराज का है और जो सबसे छोटा रथ है वो द्रौपदी का है। ये आपको याद रखना है। तो 1984 के अंदर 2 स्थलों को शामिल किया गया था। पहला तो कोणार्क का सूर्य मंदिर और दूसरा महाबलीपुरम के स्मारक। ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद में आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और यूनेस्को में शामिल होता है 1985 के अंदर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1985 में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो कौन सा हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो आप देख रहे हैं फोटो के अंदर, ये क्या है? एक सींग वाला गेंडा। इसकी ये जो नाक बढ़ी हुई है इसी को हम एक सींग बोलते हैं। इसका कोई अलग से सींग नहीं होता। इसमें जो इसकी नाक की हड्डी है वो बड़ी हो जाती है, जिससे इसको एक सींग वाला गेंडा बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम के अंदर। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में। इसको भी यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया जाता है? 1985 के अंदर। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है। यूनेस्को की सूची में इसको शामिल किया जाता है 1985 के अंदर। तो ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है जो 1985 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। पहला काजीरंगा, दूसरा मानस और तीसरा केवलादेव। ये आपको याद रखना है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं और सर्दी के मौसम में साइबेरियन क्रेन यानी कि सारस इसी अभ्यारण्य में आते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ही जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया हैं सलीम अली, उनकी कर्मस्थली है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली की कर्मस्थली किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है हम्पी के स्मारक। हम्पी के स्मारक कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। हम्पी के स्मारक कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। और यूनेस्को में शामिल होते हैं 1986 के अंदर। यूनेस्को में कब शामिल किया गया हम्पी के स्मारक को? 1986 के अंदर। इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हरिहर और बुक्का के द्वारा। इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? हरिहर और बुक्का के द्वारा
हम्पी के स्मारकों का निर्माण करवाया गया। आपको याद होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहर बुक्का के द्वारा। और विजयनगर की राजधानी थी हम्पी, और हम्पी के जो स्मारक हैं उनका निर्माण भी किसके द्वारा किया गया था? हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो हम्पी के स्मारक कब शामिल होते हैं? 1986 के अंदर। इसके बाद में है खजुराहो के स्मारक। खजुराहो के स्मारक कहाँ पे हैं? छतरपुर मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के स्मारक छतरपुर मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को में शामिल होते हैं 1986 के अंदर। और इनकी विशेषता है यहाँ के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर मूर्तियाँ कामुक कला की नग्न अवस्था में हैं। इनमें हिंदू एवं जैन स्मारक बने हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। नागर शैली, अब देखो भारत के अंदर मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं। इधर दक्षिण भारत में कौन सी है? द्रविड़ शैली है। ऊपर उत्तर भारत में नागर शैली है, और जो बीच वाला भाग है इसमें बेसर शैली है। ये आपको याद रखना है। बेसर शैली नागर और द्रविड़ दोनों का मिक्स है, ये आपको याद रखना है। अब जैन समाज की पहली संगति पाटलिपुत्र के अंदर होती है, जिसके अंदर जैन समाज को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक तो होते हैं दिगंबर और एक होते हैं दिगंबर और दूसरे होते हैं पैगंबर। जो दिगंबर होते हैं वो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, और जो पैगंबर होते हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। तो जो दिगंबर हैं वो नग्न अवस्था में ही रहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जो खजुराहो के स्मारक हैं उनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, और यूनेस्को के अंदर शामिल होती है 1986 के अंदर। तो ये तीसरी साइट है जो 1986 के अंदर यूनेस्को की सूची में शामिल होती है। फतेहपुर सीकरी एक नगर है जिसे अकबर ने 1571 में बसाया था। तो इसको फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बसाया गया था? 1571 में अकबर के द्वारा बसाया गया था। 1571 से 1585 तक अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और फतेहपुर सीकरी के अंदर ही बुलंद दरवाज़ा है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? बुलंद दरवाज़ा। और बुलंद दरवाजे का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा करवाया गया था 1574 में गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो ये आपको याद रखना है। तो फतेहपुर सीकरी यूनेस्को में कब शामिल होता है? 1986 के अंदर। इसके बाद में है गोवा का चर्च। गोवा का चर्च यूनेस्को में कब शामिल होता है? 1986 के अंदर। तो गोवा का चर्च यूनेस्को में कब शामिल होता है? 1986 में। तो 1986 के अंदर 4 साइटें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? हम्पी के स्मारक, खजुराहो के स्मारक, और उसके बाद में फतेहपुर सीकरी और गोवा के चर्च। ये चारों आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद में है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र के अंदर। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर। इससे पहले हम 2 गुफाएं पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? अजंता और एलोरा। वो भी कहाँ पे हैं? दोनों महाराष्ट्र में। और एलिफेंटा की गुफाएं भी कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। यूनेस्को में शामिल होती हैं 1987 के अंदर। तो एलिफेंटा की गुफाएं कब शामिल होती हैं? 1987 में। इनका ऐतिहासिक नाम है घारपुरी की गुफाएं। तो एलिफेंटा की गुफाओं का ऐतिहासिक नाम क्या है? घारपुरी की गुफाएं। इसके अंदर कुल 7 गुफाएं हैं। इसके अंदर कुल कितनी गुफाएं हैं? 7 गुफाएं। भगवान शिव को कई रूपों में मूर्तियों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो मतलब इसकी जो गुफाएं हैं उनके अंदर भगवान शिव की प्रतिमाएं लगी हुई हैं जो अलग अलग रूपों में हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में शामिल होती हैं, और इसके अंदर कुल कितनी गुफाएं हैं? 7 गुफाएं, और भगवान शिव को समर्पित हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। यूनेस्को की सूची में शामिल होता है 1987 के अंदर। यह सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो सुंदरवन डेल्टा कौन कौन सी नदियों के द्वारा बनाया जाता है? इधर से गंगा नदी आती है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और ये दोनों जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस डेल्टा के अंदर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं जो भारत में सर्वाधिक होती हैं। मतलब सर्वाधिक भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पे पाई जाती हैं? सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती हैं। दूसरा नंबर है कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ पे है? गुजरात में। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाता है 1987 के अंदर।
तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है पट्टादकल के स्मारक समूह। पट्टादकल के स्मारक समूह कहाँ पे हैं? कर्नाटक राज्य में। पट्टादकल के स्मारक समूह कर्नाटक राज्य में है, यूनेस्को में शामिल होते हैं 1987 के अंदर। मालप्रभा नदी के तट पर बने हुए हैं। यहाँ चालुक्य राजवंश द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में बने 9 हिंदू मंदिर हैं और 1 जैन मंदिर है, और जिनमें द्रविड़ और नागर शैली का उपयोग किया गया है। तो द्रविड़ और नागर शैली का उपयोग पट्टादकल के स्मारक में किया गया है, और इन दोनों की जो मिश्रित या मिक्स शैली है उसको क्या बोलते हैं हम? बेसर शैली। ये भी आपको याद रखना है। तो जो पट्टादकल के स्मारक समूह है इनका निर्माण किस शैली में किया गया है? बेसर शैली में। ये आपको याद रखना है। तो पट्टादकल के स्मारक समूह कहाँ पे हैं? कर्नाटक में, और यूनेस्को में शामिल होते हैं 1987 के अंदर। इसके बाद में है चोल मंदिर। चोल मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। चोल मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। यूनेस्को में शामिल होते हैं 1987 और 2004 के अंदर। यूनेस्को में चोल मंदिरों को कब शामिल किया गया था? एक को 1987 के अंदर और दूसरे को 2004 के अंदर। दो कौन कौन से मंदिर शामिल हैं इसमें? एक तो है वृद्धेश्वर मंदिर। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजावुर तमिलनाडु के अंदर। तो वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजावुर तमिलनाडु में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजराज चोल प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद में दूसरा है 2004 में शामिल होता है ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर नहीं है, ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ पे है? दारासुरम तमिलनाडु में है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राजराज चोल द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इन्हें महान जीवित चोल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? महान जीवित चोल मंदिर के नाम से इनको जाना जाता है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में निर्मित हिंदू मंदिर हैं। तो जो चोल मंदिर हैं वो किस धर्म से संबंधित मंदिर हैं? हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर हैं, जो कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। और यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया जाता है? 1987 और 2004 के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट है नंदा देवी व फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाता है 1988 और 2005 में। मतलब नंदा देवी को कब शामिल किया जाता है? 1988 में, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 के अंदर यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाता है। नंदा देवी 1988 और फूलों की घाटी 2005। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है सांची के बौद्ध स्तूप। तो सांची के बौद्ध स्तूप कहाँ पे हैं? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। सांची के बौद्ध स्तूप रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को में शामिल होते हैं 1989 के अंदर। सांची के बौद्ध स्तूप को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया जाता है? 1989 के अंदर। बेतवा नदी के किनारे पर ये स्थित है, और सांची के महान स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने बनवाया था। तो जो सांची का महान स्तूप है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? सम्राट अशोक के द्वारा। ये आपको याद रखना है। और जो जितने भी स्तूप बने हुए हैं उनके अंदर भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर है। यूनेस्को की सूची में शामिल होता है 1993 के अंदर। तो हुमायूं का मकबरा 1993 में यूनेस्को की सूची में शामिल होता है। इस मकबरे का निर्माण 4 बाग शैली में किया गया है। अब ये 4 बाग शैली क्या है? देखो, ये हो गई 4 दीवारी। किसी भी मकबरे की या किसी भी बिल्डिंग की ये 4 दीवारी है, और इसके अंदर यहाँ पे ये मकबरा बना हुआ है, और इसके चारों तरफ बाग लगे हुए हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? 4 बाग शैली। तो हुमायूं का जो मकबरा वो किस शैली में बना हुआ है? 4 बाग शैली में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हमीदा बानो बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जो कौन थी? हुमायूं की विधवा थी। इनका नाम था हमीदा बानो बेगम, जिसके द्वारा हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया। ये आपको याद रखना है। तो हुमायूं का मकबरा कब शामिल होता है? 1993 के अंदर। इसके बाद में है कुतुब मीनार व इसके स्मारक। तो कुतुब मीनार भी कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। यूनेस्को में शामिल होती है 1993 के अंदर। यूनेस्को में कुतुब मीनार को कब शामिल किया गया था? 1993 के अंदर। और हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में है, जिसको 1993 के अंदर शामिल किया गया था। ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। तो कुतुब मीनार ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर या 239.5 फीट इसकी ऊंचाई है। कुतुब मीनार परिसर में कुतुब स्तंभ है,
जिससे कभी जंग नहीं लगती, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके अंदर कुतुब स्तंभ है जिसको कभी जंग नहीं लगती है। इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ये जो इसका आधार है, जो इसका बेसमेंट है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसके ऊपर 3 मंजिलों का निर्माण करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। और इसके ऊपर जो अंतिम और 5वीं मंजिल है उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय पर्वतीय रेलवे। तो भारतीय पर्वतीय रेलवे यूनेस्को की सूची में शामिल होते हैं 1999, 2005 और 2008 के अंदर। 1999, 2005 और 2008 के अंदर भारतीय पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है। और ये सभी नैरो गेज लाइनें हैं। ये सभी किस प्रकार की लाइनें हैं? नैरो गेज लाइनें हैं। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, तो पहला रेलवे कब शामिल होता है? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे 1999 के अंदर शामिल होता है। उसके बाद में है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को शामिल किया जाता है 2005 के अंदर। तो नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2005 के अंदर। कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे को 2008 के अंदर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद में है बोध गया का महाबोधि मंदिर। ये कहाँ पे है? बिहार में। तो बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार में है। यूनेस्को में शामिल होता है 2002 के अंदर। तो बोध गया का महाबोधि मंदिर यूनेस्को की सूची में कब शामिल होता है? 2002 के अंदर। 6ठी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में। ये भी आपको याद रखना है। जातक कथाओं में उल्लेखित बोधि वृक्ष इसी मंदिर के परिसर में है। आपने सुना होगा कि महात्मा गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ही ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो वो वृक्ष कहाँ पे है? बोध गया के महाबोधि मंदिर में ही, मंदिर के परिसर में ही है। तो ये आपको याद रखना है। और वो वृक्ष किसका था? एक पीपल का वृक्ष, विशाल वृक्ष है। वो किसका वृक्ष है? पीपल का वृक्ष है। तो ये आपको याद रखना है। तो बोध गया का महाबोधि मंदिर 2002 के अंदर यूनेस्को में शामिल होता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? रायसेन मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका की गुफाएं रायसेन मध्य प्रदेश में। बाकी सभी गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। लेकिन भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? रायसेन मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को में शामिल होती हैं 2003 के अंदर। भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 2003 के अंदर। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए सेल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सेल क्या होती हैं? जो चट्टानें होती हैं उन पर चित्र बने हुए हैं, जिसके लिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहाँ पे है? मुंबई में। और यूनेस्को की सूची में शामिल होता है 2004 के अंदर। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2004 के अंदर। मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस क्या एक रेलवे स्टेशन है? मध्य रेलवे का मुख्यालय, मतलब मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में। यूनेस्को में शामिल होता है 2004 के अंदर। इसके जो वास्तुकार थे वो थे फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के अगर आपको वास्तुकार पूछे तो वो कौन हो जाएंगे? फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। तो चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। यूनेस्को में शामिल होता है 2004 में। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाल किला। लाल किला कहाँ पे है? दिल्ली में। यूनेस्को की सूची में शामिल होता है 2007 के अंदर। लाल किले को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 2007 में। इसका निर्माण 1648 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। तो जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया उन्होंने ही लाल किले का निर्माण भी करवाया। तो ये आपको याद रखना है। और ये हमारे देश की आज़ादी का प्रतीक है। तो 15 अगस्त को झंडारोहण कहाँ से होता है? लाल किले से। कौन करता है? प्रधानमंत्री। जो भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से झंडारोहण करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो लाल किले को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 2007 के अंदर। जंतर मंतर। जंतर मंतर कहाँ पे है? जयपुर में। जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में जंतर मंतर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और यूनेस्को में कब शामिल किया गया था जंतर मंतर को? 2010 के अंदर। इसका निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था।
यह एक खगोलीय वेधशाला है। भारत के अन्य शहरों में भी जंतर मंतर बने हुए हैं। अब कौन कौन से शहर हैं जिनके अंदर जंतर मंतर बने हुए हैं? दिल्ली है, मथुरा है, उज्जैन है और बनारस है। इसके साथ में जयपुर है। लेकिन जंतर मंतर को, किस जंतर मंतर को यूनेस्को में शामिल किया गया है? जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 2012 के अंदर। पश्चिमी घाट को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2012 में। महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में पश्चिमी घाट फैला हुआ है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, ये यहाँ पे गोवा और ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में पश्चिमी घाट फैला हुआ है। यूनेस्को की सूची में शामिल होता है 2012 में। यह अपने उच्च स्तर की जैविक विविधता और स्थानिकता के कारण दुनिया में जैव विविधता के 8 हॉटस्पॉट में से एक है। और अगर आपको पूछे कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 2012 में। यह आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। तो राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग यूनेस्को की सूची में शामिल होते हैं 2013 के अंदर। कितने? 6 दुर्ग हैं, 6 पहाड़ी दुर्ग हैं जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। पहला है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ में है। कुंभलगढ़ में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। आमेर दुर्ग जयपुर में है और जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर में है। इसमें से आपको एक तो रणथंभौर और गागरोन, इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। कुल 6 राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग हैं जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। कब किया गया था? 2013 के अंदर। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है और यूनेस्को की सूची में शामिल होता है 2014 के अंदर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में है रानी की वाव। तो रानी की वाव कहाँ पे है? गुजरात में। रानी की वाव कहाँ पे है? गुजरात में। यूनेस्को की सूची में शामिल होती है 2014 के अंदर। यह एक बावड़ी है जिसकी गहराई कितनी है? 27 मीटर। इसकी गहराई कितनी है? 27 मीटर। और यह आरबीआई द्वारा जारी 100 रुपये के नोट पर चित्रित की गई है। तो जो 100 रुपये का नोट है उसके पीछे किसका चित्र है? रानी की वाव का चित्र अंकित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और इसका निर्माण सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयामती के द्वारा करवाया गया था। तो रानी की वाव का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? रानी उदयामती के द्वारा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो रानी की वाव कहाँ पे है? गुजरात में है। 2014 के अंदर यूनेस्को की सूची में शामिल होता है और इसका निर्माण रानी उदयामती के द्वारा करवाया गया है। इसके बाद में है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? राजगीर बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर बिहार में है। यूनेस्को में शामिल होता है 2016 के अंदर। तो नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर बिहार में है और यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2016 के अंदर। इसका निर्माण कुमारगुप्त द्वारा करवाया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। और ये भारत की एकमात्र मिश्रित साइट है। मिश्रित साइट कौन सी है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह आपको अच्छे से याद रखना है और यूनेस्को की सूची में शामिल होता है 2016 के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट है ली कार्बूसिए के वास्तुशिल्प। ली कार्बूसिए के वास्तुशिल्प कहाँ पे बने हुए हैं भारत के अंदर? चंडीगढ़ में। पूरे विश्व के अंदर 17 ली कार्बूसिए के वास्तुशिल्प जिनको 2016 के अंदर यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। इनमें से कुछ चंडीगढ़ में बने हुए हैं, जिसमें एक तो चंडीगढ़ का जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है इसको शामिल किया गया है। तो यूनेस्को सूची में कब शामिल होते हैं? 2016 के अंदर। चंडीगढ़ की कई इमारतें शामिल हैं इसके अंदर, ये आपको याद रखना है। तो ली कार्बूसिए के वास्तुशिल्प चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ की कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ये आपको याद रखना है। इसके वास्तुकार कौन है? ली कार्बूसिए। और चंडीगढ़ के वास्तुकार भी अगर आपसे पूछे तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ली कार्बूसिए। 2016 के अंदर यूनेस्को की सूची में शामिल होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है अहमदाबाद शहर। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। यूनेस्को की सूची में शामिल होता है 2017 के अंदर। यूनेस्को में कब शामिल होता है? 2017 के अंदर। यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है ये।
यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा? अहमदाबाद। अब तक 2 ही शहरों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक तो अहमदाबाद और दूसरा जयपुर। इसके अंदर ये जो झील देख रहे हैं इसका नाम क्या है? काकरिया झील। काकरिया झील। काकरिया झील अगर आपसे पूछे कि अहमदाबाद किस झील के किनारे बसा हुआ है तो काकरिया झील के किनारे बसा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में है मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंड एन्सेम्बल। मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंड एन्सेम्बल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाता है 2018 के अंदर। कब शामिल किया जाता है? 2018 के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है गुलाबी शहर। गुलाबी शहर जयपुर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 2019 के अंदर। और ये यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर था। पहला अहमदाबाद, दूसरा जयपुर। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर कहाँ पे है? वारंगल, तेलंगाना में। रामप्पा मंदिर कहाँ पे है? वारंगल, तेलंगाना में। यूनेस्को की सूची में शामिल होता है 2021 के अंदर। तो रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 2021 में। काकतीय रुद्रेश्वर के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से क्यों जाना जाता है? रुद्रेश्वर भगवान का एक रूप, भगवान शिव का एक रूप है और काकतीय राजवंश के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इसलिए इस मंदिर को काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। काकतीय राजवंश के शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। तो रामप्पा मंदिर 2021 में यूनेस्को की सूची में शामिल होता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में लास्ट है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। धोलावीरा गुजरात में है। यूनेस्को की सूची में शामिल होती है 2021 के अंदर। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो कब शामिल होता है? 2021 में। ये आपको सारी बातें याद रखनी है। अब 2 मिनट के अंदर इन सब का हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है आगरा का किला। आगरा का किला 1983 में शामिल होता है। ताजमहल 1983 में शामिल होता है। अजंता की गुफाएं 1983 के अंदर शामिल होती हैं। एलोरा की गुफाएं 1983 के अंदर। तो ये 4 साइटें हैं जो 1983 के अंदर यूनेस्को की सूची में शामिल होती हैं। कौन कौन सी? आगरा का किला, ताजमहल, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। कोणार्क का सूर्य मंदिर 1984 के अंदर शामिल होता है। महाबलीपुरम के स्मारक 1984 के अंदर शामिल होते हैं। तो ये दोनों साइट 1984 के अंदर यूनेस्को की सूची में शामिल होते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में, मानस राष्ट्रीय उद्यान 1985, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985। तो ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कब शामिल होते हैं? 1985 के अंदर। काजीरंगा, मानस और केवलादेव। काजीरंगा असम में है, मानस असम में है और केवलादेव भरतपुर राजस्थान में है। इसके बाद में है हम्पी के स्मारक। हम्पी के स्मारक 1986 के अंदर यूनेस्को की सूची में शामिल होते हैं। इसके बाद में खजुराहो के स्मारक, फतेहपुर सीकरी और गोवा का चर्च। ये चारों साइटें 1986 के अंदर यूनेस्को की सूची में शामिल की जाती हैं। हम्पी के स्मारक, खजुराहो के स्मारक, फतेहपुर सीकरी और गोवा का चर्च। इसके बाद में है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1987 के अंदर शामिल होती हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में 1987 में शामिल होता है। पटादकल के स्मारक कर्नाटक में है और ये 1987 के अंदर शामिल होते हैं। चोल मंदिर 1987 और 2004 के अंदर। इसमें 2 चोल मंदिर हैं। कौन कौन से हैं? एक तो वृद्धेश्वर मंदिर है 1987 के अंदर शामिल होता है और एक ऐरावतेश्वर मंदिर है वो 2004 के अंदर यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाता है। इसके बाद में है नंदा देवी व फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, जिनको 1988 और 2005 के अंदर यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। नंदा देवी को 1988 में शामिल किया गया था और फूलों की घाटी को 2005 के अंदर शामिल किया गया था। सांची के बौद्ध स्तूप। सांची के बौद्ध स्तूप 1989 के अंदर यूनेस्को की सूची में शामिल होते हैं और हुमायूं का मकबरा 1993 में शामिल होता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, चारबाग शैली में बना हुआ है। इसके बाद में है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भी 1993 के अंदर शामिल होती है। 1993 के अंदर एक तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है, इन दोनों को शामिल किया गया था। भारतीय पर्वतीय रेलवे। भारतीय पर्वतीय रेलवे को कब शामिल किया जाता है? 1999, 2005 और 2008 में। तो 1999 में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। 2005 के अंदर नीलगिरी पर्वतीय रेलवे को शामिल किया गया था और 2008 के अंदर कालका शिमला रेलवे को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद में है बोध गया का महाबोधि मंदिर 2002 के अंदर शामिल होता है। भीमबेटका की गुफाएं
भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। और इनको कब शामिल किया गया था? 2003 के अंदर। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 के अंदर। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान 2005 के अंदर। लाल किला 2007 के अंदर। जंतर मंतर 2010 के अंदर। पश्चिमी घाट 2012 के अंदर शामिल होता है। और राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग 2013 के अंदर शामिल होते हैं। इसके अंदर 6 दुर्ग शामिल हैं, ये भी आपको याद रखना है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान 2014 में शामिल होता है और रानी की वाव 2014 के अंदर शामिल होती है। नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में शामिल होता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016। ली कार्बूसिए की वास्तुशिल्प 2016। तो 2016 के अंदर ये 3 साइटें शामिल होती हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और ली कार्बूसिए की वास्तुशिल्प। अहमदाबाद भारत का पहला शहर 2017 के अंदर शामिल होता है। मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल 2018 के अंदर शामिल होता है। और गुलाबी शहर 2019 के अंदर शामिल किया जाता है। रामप्पा मंदिर 2021 में शामिल होता है। और अंतिम 2021 के अंदर धोलावीरा को शामिल किया जाता है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। इस क्लास से रिलेटेड जो भी आपके कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी का क्लास को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।